मेरे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री आमिरुल्लाह खान और अर्थशास्त्री रजत सेठी। आप दोनों का स्वागत है। हमने कुछ हद तक कोशिश की है कि हम लोगों को बताएं कि दरअसल ये नेशनल डेट क्राइसिस है क्या। आमिरुल्लाह साहब, क्या ये पहली दफा है कि अमेरिका में ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये शायद ओबामा के समय भी एक बार हुआ, तो फिर कैसे इससे उबर पाया था अमेरिका? नगमा, पहले तो आपने सारी क्लास ले ली, सब चीजें बता दी आपने तो थैंक यू वेरी मच। बट ये जो आपका सवाल था, उसका जवाब ये है कि ये डेट क्राइसिस कोई नई बात नहीं है अमेरिका में। ये 200 साल से चली आ रही है। बल्कि इसकी शुरुआत तब होती है जब वहां पे वो स्लेवरी थी और जो बंधुआ मजदूर थे उनको पैसे देने थे वो कम पड़ गए। तब से जाके ये बात चली आ रही है। और जैसे जैसे गवर्नमेंट अमेरिका की बड़ी होती गई, और बड़ी गवर्नमेंट से मुराद ये कि गवर्नमेंट ज़्यादा चीज़ों में दखल देने लगी, हेल्थ केयर पे बहुत खर्च करने लगी, तनख्वाहें बहुत बढ़ गई, मिलिट्री की साइज बहुत बढ़ी, तो उस वजह से अमेरिका में खर्च बेतहाशा बढ़ने लगा। और ये जो डेट सीलिंग आपने की बात की, ये अमेरिका बहुत बार इस खतरे में आया कि वो उस डेट सीलिंग को पार कर ले। उसको उन्होंने बड़ी आसानी से तय कर लिया और सॉल्व कर लिया, वो ये करके कि चलो हम थोड़ा और बढ़ा लेते हैं अपनी सीमा और हम और पैसे ले लेते हैं। तो ये डेट तकरीबन हर 10 साल को ये अमेरिका के सामने ये बड़ा संकट आता है। और इस बार भी है। इस बार ज्यादा संगीन इस वजह से है क्योंकि अमेरिका कोविड से बहुत बुरी तरह गुजरा, और अब ये जो जंग हो रही है उससे भी बड़ी परेशानी हो रही है, और दुनिया खुद एक रिसेशन की तरफ बढ़ रही है। तो ये सारी वजूहत है जिसकी वजह से अमेरिका के पास इतना बड़ा मसला खड़ा। तो ये एक बड़ा मसला इस समय है, पर इसका हल निकल सकता है। ये 1 जून की जो डेडलाइन है रजत सेठी, उसके पहले जाहिर है कि अमेरिका ये होने नहीं देगा कि इस तरह का से वो डिफॉल्ट करे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो पूरे फाइनेंशियल मार्केट में जो उथल पुथल मचेगी उसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। देखिए नगमा जी, इसमें 2-3 पक्ष हैं। पहली बार वहां पे जो कांग्रेस का सेनेट है, वहां के स्पीकर जो हैं केविन मैकार्थी, रिपब्लिकन पार्टी से हैं, विपक्षी पार्टी से हैं, और उनको पहली बार मौका मिल रहा है कि बाइडेन की पॉलिसीज को कंट्रोल किया जा सके। और ये ऐतिहासिक रूप से जो ये डेट की लिमिट होती है, सीलिंग होती है, ये बार बार विपक्षी दल, पहले भी ऐसा हुआ था ओबामा के टाइम, और इस बार बाइडेन के समय में भी यही हो रहा है कि वो अपनी राजनीति को प्राथमिकता देते हैं और निगोसिएशन को आखिरी दिन तक खींचने की कोशिश करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पॉलिटिकल ग्राउंड कवर किया जा सके। चूंकि केविन मैकार्थी पहली बार स्पीकर बने हैं, उनके अंदर भी एक जोश है कि इस बार वो अपनी पॉलिसीज को पुश कर सके, रिपब्लिकन पॉलिसीज को पुश कर सके। जो चीजें डेमोक्रेटिक रेजीम जो वहां पर लागू करने की कोशिश कर रही है, इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट वगैरह, उसके ऊपर लगाम कस सकें। सब कुछ राजनीति है। कुल मिला के केविन मैकार्थी के ऊपर भी ये नैतिक जिम्मेदारी आएगी अगर डिफॉल्ट होता है, इसलिए वो भी होने नहीं देंगे। आखिरी तक निगोसिएशन चलेगी, और जैसा 2011 में हुआ था कि ब्रीच होने नहीं देंगे, इस बार भी ब्रीच नहीं होने देंगे, क्योंकि सबको मालूम है इसका डाउन साइड। आपने भी बताया, अभी डिटेल में बताया, इससे अमेरिका की लीडरशिप पे प्रश्न चिन्ह लगेगा। कोई नहीं होने देगा उस चीज को। बिल्कुल, पॉलिटिकल साल भी है, चुनाव भी है, और इसी के लिए जैसा आपने कहा कि मैकार्थी भी चाहते हैं कि अपनी शर्तें मनवाएं। बहुत सारी शर्तें हैं। रिपब्लिकन्स की स्पेंडिंग्स में कट करने की बात है, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें खर्च करने की बातें हैं, लेकिन ये चुनौती है बाइडेन के सामने कि क्या वो ये कर पाएंगे। जिस ब्रीच की बात हो रही है, आमिरुल्लाह साहब, इस स्थिति में अमेरिका कैसे पहुंचा? पहले तो बहुत सिंपली ये समझना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था, दुनिया की महाशक्ति, जब आपका जो आपका इनकम है उससे ज्यादा जब खर्च है तो जाहिर है कि कर्ज आपका बढ़ता है। तो ये जो स्थिति है इसको कैसे समझाएंगे? यस नगमा, बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल। तो होता ये है कि आप उमूमन देखिए कि जो लोग बहुत बड़े लोग होते हैं, जिनके पास बड़ा बिजनेस होता है, बहुत बड़ी कमाई होती है, वही लोग होते हैं जो सबसे ज्यादा कर्ज भी लेते हैं। और वो इस वजह से भी लेते हैं कि लोग उनको खुशी से कर्ज दे देते हैं। अगर कोई मुल्क का इन्वेस्टर हो और उससे पूछा जाए कि वो कहाँ अपना पैसा लगाना चाहता है, तो वो कहेगा मैं अमेरिका में लगाना चाहता हूँ। हर मुल्क, चाइना खुसूसन,
बहुत सारे पैसे अपने अमेरिका को दिया हुआ है। तो जो बड़ा आदमी होता है उसको लोग बड़ी आसानी से बोरो करते हैं, तो बड़ी आसानी से पैसे, इस वजह से अमेरिका को बिल्कुल दुश्वारी नहीं हुई, उन्होंने हर जगह से कर्ज ले लिया। दूसरी वजह ये हुई कि अमेरिका पिछले 20-25 साल से बहुत अपना खर्च बढ़ा चुका है, इस वजह से कि वो अफगानिस्तान में, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो वॉर अगेंस्ट टेरर हो, चाहे हेल्थ स्पेंडिंग हो, ये तीनों बड़ी चीजें अमेरिका के लिए बहुत बड़े बिल लेके आई और इनको खर्च करना बहुत जरूरी था। तो कोविड के बाद जो मार पड़ी उसमें भी अमेरिका ने पहल की। अमेरिका ने पहले सबसे पहला मुल्क था जिसने बताया कि कोविड में किस तरह से वो लोग जिनका रोजगार चला गया उनको पैसे दिए जाएं, जिन बिजनेसेस को प्रॉब्लम हुआ उनको पैसे दें। तो उस वजह से अमेरिका ने ये सारे इकदाम इस वजह से लिए क्योंकि हालात बड़े कमजोर थे और दुनिया भर में बड़ा मसला। तो उस वजह से अब अमेरिका के पास ये हालत पहुंच गई। गुमान ये था कि वो जल्दी से ये रिकवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ये जो जंग हो गई और एनर्जी कॉस्ट जो बढ़ गए, वो जो रिकवरी की उम्मीद थी जितनी तेजी से, वो हो नहीं पाई है। बहुत छोटा सा कमेंट आपसे रजत सेठी, हमारे पास इसके लिए वक्त खत्म हो गया है कि जब लोग ये कहते हैं कि अमेरिका कहीं से बोरो करेगा, कर्ज की सीमा बढ़ती है, तो ऐसे बहुत लोग जो इकोनॉमी नहीं समझ रहे हैं कहीं ये ना समझ ले कि कहाँ से अमेरिका को बोरो करना है। ये कर्ज की जो सीमा बढ़ती है, अमेरिका वो खर्च वो कहाँ से लेता है? देखिए, एक चीज आपके दर्शकों को जानना होगा कि कई सारे देश हैं जिसमें कि परसेंटेज की बात होती है, जेट टू जीडीपी रेशियो, यानी 70%, 72% कितना डेट है। अमेरिका में थोड़ा सा यूनिक है, वहां पर एब्सोल्यूट फिगर की बात होती है जिसमें कि उन्होंने 31.4 ट्रिलियन की लिमिट रखी हुई है। उसको जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है उसका, वो फिक्स्ड लिमिट है। इसको अगर ब्रीच होने से बचाना है तो अभी जनवरी में वैसे ब्रीच हुआ था, तो ट्रेजरी ने कुछ मेकशिफ्ट सॉल्यूशंस निकाले थे। अगर यूएस को बोरो करना है तो वो ट्रेजरी बॉन्ड, जो गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं उनको इशू करते हैं, उन बॉन्ड्स को विश्व भर में खरीदा जाता है। चाइना ने बहुत सारे करीब 33% बॉन्ड की ओनरशिप कुछ ही कंट्रीज के पास है, उसमें चाइना की वरीयता है। सरकार अन्य माध्यमों से भी ऐसे कई सारे कमर्शियल पेपर्स वगैरह को खरीदती फरोख्ती और बेचती रहती है, जिसके थ्रू वो लगातार लोन के अमाउंट को बढ़ाती जाती है और उसको अलग अलग स्कीम्स में अपने देश में खर्च करती है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा जो स्कीम चल रहा है, $1 ट्रिलियन प्लस का स्कीम है, वो इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट का है, जिसके माध्यम से फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू वो लोग इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीजें प्रश्न चिन्ह लगेगा, करेगी क्या, कैसे यूएस की सरकार इसको आगे लोन ले पाएगी, किन दरों पे ले पाएगी। देखिए, दर खराब होने वाली है इससे। बिल्कुल, ये देखना होगा कि किस तरह से ये जो कर्ज की सीमा है वो बढ़ाई जा सकती है। और कुल मिला के ये ज़रूर है कि अमेरिका खुद को ये डिफ़ॉल्ट नहीं होने देगा, इसलिए एक उम्मीद बंधी हुई है, क्योंकि इसका असर न सिर्फ अमेरिका पर, दुनिया भर की इकॉनमी पे पड़ेगा। बहुत धन्यवाद आपका अमीरुल्लाह साहब और रजत सेठी हमारे साथ जुड़ने के लिए।